अभियान के संयोजक के नाते जो मुझे दिखाई पड़ा, और तारा से लेकर के ग्वालियर दिल्ली होते हुए इंदौर पहुंचने पर जो समझ आया वो आपके सामने रखना चाहता हूं। और उसको रखने की शुरुआत में कैप्टन अब्बास अली की याद से करना चाहता हूं, जिन्होंने आज ही के दिन 2012 में भाई सुनीलन ने बताया कि मेरठ में समागम किया था, और आज ही के दिन वो गुजरे भी थे 94 साल की उम्र में कैप्टन अब्बास अली। इसी तरह से जीजी पारी, इसी तरह से पटना वाले साथी, लखनऊ वाले साथी, ग्वालियर के साथी और दिल्ली के साथी, ये सब हमारे सलाम के हकदार हैं। और यहाँ जो और साथी आए हैं उनसे मैं कहूँगा कि आप जाने के पहले अपने इलाके में समाजवादी समागम के लिए, समाजवादी प्रशिक्षण शिविर के लिए कब निमंत्रण दे रहे हैं, इसको सोच के बताइएगा, क्योंकि आगे बढ़ने की जरूरत है, बीड़ा उठाने की जरूरत है, अपने सिर को जालिम की तलवार के आगे रखने के लिए पहचान देने की जरूरत है। हजारों सम्मेलनों की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ सम्मेलनों की जरूरत है, सैकड़ों प्रशिक्षण शिविर की जरूरत नहीं है। भारत की बनावट ऐसी है कि एक महत्वपूर्ण जिले के आगे पीछे 10, 12, 15 जिले होते हैं। एक जगह रोशनी जलती है तो 10, 12 जिलों तक रोशनी जाती है। जैसे इंदौर में सम्मेलन हो रहा है तो कई जिलों के लोग इसमें अपने को शामिल मान रहे हैं। सांसद मंत्री जी ने कहा कि 20 जिलों के, मध्य प्रदेश के 20 जिलों के लोग आज दोपहर के खाने तक यहां आ जाते हैं। तो हमको जो जरूरत है चुनौतियों में पहचानने की, वो 4 चुनौतियां हैं समाजवादियों के सामने, औरों के सामने नहीं। चारों को नहीं पहचानिएगा तो आधा अधूरा निशाना लगेगा। इसमें कोई शक नहीं कि सबसे बड़ी चुनौती आज भारतीय राजनीति में और राजनीति से ज्यादा समाज में भारत को आरएसएस के मॉडल पर बदलने की चुनौती है। आरएसएस का मॉडल हिंदू राष्ट्र का है। आरएसएस का मॉडल सांप्रदायिक हिंसा का है। आरएसएस का मॉडल 3 नहीं 30,000 मस्जिदों और मजारों को गिरा के उनकी जगह मंदिर और धर्म स्थान बनाने का है। और जो कायर और कमजोर हिंदू है उसको उस मॉडल में कुछ चमक दिखाई पड़ती है। जो उदार और विश्व बंधुत्व वाला हिंदू है उसमें उसको हिंदू धर्म पर हमला दिखाई पड़ता है। आरएसएस का अगर मॉडल चला तो 1956 में तो एक अम्बेडकर और कुछ लाख महारों ने 30 साल तक कह करके थक के हिंदू धर्म छोड़ा। आरएसएस के प्रति आदर रखने वाले मित्रों, हिंदू का झंडा दुनिया में फैलाने की चाहत रखने वालों मित्रों, समझ लेना कि हिंदुस्तान का 20% हिस्सा भारत की परिभाषा से बाहर हो जाएगा। और दबा के रखोगे तो कुछ दिन तो चलेगा, ज्यादा दिन वो भी नहीं चलेगा। भारत के आबादी में 8% आबादी में आदिवासी हैं, लेकिन 40% भूगोल उनके द्वारा बसाया हुआ है। अबूझ निवाड़ से लेकर के दूर अरुणाचल तक 40% भूगोल का सौदा करना पड़ेगा। दलित गांधी के कारण और अंबेडकर के कारण और लोहिया के कारण और जयप्रकाश के कारण और संविधान के कारण भारत के अतीत में जगह न होने के बावजूद भारत के भविष्य में अपनी जगह की गारंटी से संतुष्ट है। लेकिन अगर आपने हिंदुत्व को लाने का काम किया तो जैसे तलवार के बल पर नादिर शाह था,
दबंगई के बल पर और अत्याचारी थे, 200 बरस अंग्रेज था। आप भी तखत पर तो रहोगे, लेकिन दिलों में आपके लिए कोई जगह बचेगी नहीं। लेकिन आरएसएस का मॉडल है। कांग्रेस के लोग भी कहने लगे हैं कि आरएसएस के मॉडल से हमको सीखना चाहिए। ये अनपढ़ लोग हैं, इनका जन्म कुर्सी में हुआ है। एक कांग्रेसी आज जिंदा नहीं है जो सन 42 का नायक था। एक कांग्रेसी ऐसा नहीं है जिसने जेल की सलाखों के पीछे जवानी बिताई है। उसको मालूम नहीं है कि आरएसएस आज जो कर रहा है उसमें से अधिकांश गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन का चुराया हुआ काम है। शिक्षा का काम, स्वास्थ्य का काम, आदिवासियों को सेवा का काम, नौजवानों के संगठन का काम, महिलाओं में काम, ये सब सबसे पहले 1920 और 1946 के पहले राष्ट्रीय आंदोलन ने किया। दूसरा, हमारी बहुत बड़ी चुनौती है कि हमारा धर्म और देश पर जो दावा था वो कमजोर होता जा रहा है और जाति और क्षेत्र पर हमारी पकड़ बढ़ती जा रही है। सारे हिंदुस्तान में घूम के आ जाइए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जो वंचित जातियां हैं वो गांधी, लोहिया, जयप्रकाश की परंपरा के साथ निकटता महसूस करती हैं। कहीं अंबेडकर वाले, कहीं फुले वाले, कहीं रामास्वामी नायकर वाले, कहीं रैदास वाले, वो जब निकटता खोजते हैं अपने दायरे के बाहर तो हमको, आपको वो शामिल करते हैं। जाति, क्योंकि हमारा जो जाति तोड़ों का सपना था आज वो लोकप्रिय नहीं है। आज दलित भी जाति जोड़ों में ज्यादा आस्था रखता है, जाति तोड़ों में नहीं रखता। लेकिन जाति तोड़ों का जो लक्ष्य है उसके प्रति उसको एक अपनत्व दिखाई पड़ता है। दूसरा, क्षेत्र। अभी आपने कहा तेलंगाना का नेता यहां आया, छत्तीसगढ़ का नेता, झारखंड का नेता, उत्तराखंड का नेता, पूर्वांचल का नेता, बुंदेलखंड का नेता। क्षेत्रीय विषमता के खिलाफ भी समाजवादियों की पहचान बन चुकी है। लेकिन भारत नाम का जो देश है उस पर हमारी दावेदारी घट रही है। हमारा उत्तर पूर्वी सीमांत के 7 प्रदेशों से कोई संबंध नहीं है और वो लगातार घटता जा रहा है। हमारा जो गैर हिंदी इलाका है और हिंदी इलाका है उसके बीच का विंध्याचल बढ़ता जा रहा है। और धर्म, हमने दुनिया के सभी धर्मों को आदरणीय माना, अपने जीवन में उसके श्रेष्ठ पक्ष को लेने का काम किया। लेकिन आज समाजवादियों की जो गलत प्रचार के कारण छवि है वो ये है कि इनका तो धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। इसको वापस पकड़ना पड़ेगा। जो हमारे आदि पुरुष थे, मोहनदास करमचंद गांधी, वो खुल के कहते थे, डंगे की चोट पर कहते थे कि मैं सनातनी हिंदू हूं। और सनातन धर्म महासभा कहती थी कि इससे ज्यादा खतरनाक हिंदू के लिए कोई नहीं है। ये तो दलितों को मंदिर में ले जा रहा है, औरतों को पर्दे के बाहर ला रहा है, अपनी सवेरे और शाम की प्रार्थना में कुरान और बाइबिल का पाठ करता है। ये कैसा हिंदू है? और आखिर में इसी पर उनको मार भी दिया। 1934 से 1948 में 6 बार हमला करने की कोशिश की सनातनी हिंदुओं ने। लेकिन गांधी ने जो पकड़ बनाई, तो आज दुनिया में कहा जाता है कि जैसे अच्छा ईसाई, अच्छा मुसलमान, अच्छा सिख, अच्छा बौद्ध, अच्छा जैन, वैसे अच्छा हिंदू भी होता है। वो अपनी बहुओं को दहेज के लिए नहीं जलाता, वो अपने भाइयों को छुआछूत का शिकार नहीं बनाता। और तुम अगर अच्छा हिंदू देखना चाहते हो तो वो देखो मोहनदास करमचंद गांधी। समाजवादियों के सामने ये चुनौती है। तीसरी चुनौती है, चौथी चुनौती, राज सत्ता बनाम लोक शक्ति का जो फासला बढ़ता जा रहा है। यहां सर्वोदय के बड़े नेता आए हुए हैं, इनसे पूछिए कि इनके चश्मे से हम कैसे दिखाई पड़ते हैं। कहते हैं यार तुम लोग मिलते हो, बड़े अच्छे लगते हो, 2 अक्टूबर 30 जनवरी को आते हो, तुम्हारा लोक शक्ति निर्माण में कोई
योगदान दिखाई नहीं पड़ता। हाँ, चुनाव के मौके पर तुम जरूर मैदानी जंग में खड़े हो जाते हो झंडा डंडा लेकर, और हम कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हमने अंग्रेजी हटाओ आंदोलन चलाया, तो अंग्रेजी हटाओ सम्मेलन, जाति तोड़ो सम्मेलन, हिमालय बचाओ सम्मेलन, धाम बांधो सम्मेलन, नर नारी समता सम्मेलन, हिंद पाक महासभा सम्मेलन, ये सब तुम्हारी सूची बड़ी आकर्षक है, लेकिन तुम्हारी लगन लोक शक्ति निर्माण के कामों से घटती जा रही है। ये चौथी चुनौती है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, मोटे तौर पर, ठोस तौर पर, पहली बात जो सबसे बड़ी है वो ये है कि नई शताब्दी में समाजवादियों के 4 जो आयाम हैं, हमारा सिद्धांत, हमारा संगठन और हमारे कार्यक्रम और उन सबसे पैदा आंदोलन, इसमें एक नई चमक चाहिए, नई चमक चाहिए। जैसे बूढ़े की शादी करना मुश्किल काम होता है और बूढ़ी की शादी पर तो जमाना हंसता है, वैसे ही हम जब समाजवाद को लेकर के नौजवान के गले में माला डालना चाहते हैं या किसी नई लड़की को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, तो वो कहते हैं अपना चेहरा देखा है, कितना तुम्हारा चेहरा बदनुमा हो गया, आकर्षण खत्म हो गया है। ये मैं विद्यार्थियों से 35 साल के संपर्क के आधार पर कहता हूं। जब मैं कहता हूं लोहिया, तो वो कहते अच्छा उत्तर प्रदेश वाले समाजवादी। जब मैं कहता हूं जयप्रकाश, पता बिहार वाले। और जब मैं कहता हूं कि पूरे भारत का समाजवादी आंदोलन, तो कहा अच्छा वो सब दल बदलो, जो यूपीए में भी, एनडीए में भी, यहां भी, वहां हर बारात में आगे शामिल बाजा। सर, इसको नहीं पढ़ना है, नई चमक चाहिए सिद्धांत में। और मैं बधाई देता हूं उन साथियों को जिन्होंने नया मैनिफेस्टो बनाया, नए सवालों को जोड़ा। संगठन में भी नई चमक चाहिए। 7 बरस से कोशिश हो रही है कि समाजवादी समागम का एक सेक्रेटरिएट बने, नहीं बन पा रहा। मेरे जैसे लोग 100 कामों में लगे और एक भी काम पूरा नहीं करते। और एक है मेधा पाटकर, 40 साल पहले एक रिसर्च के लिए गई, जो टिकी तो फिर वहीं रह गई। और आज मैं बधाई देता हूं भाई रमाशंकर को, जिन्होंने मेधा को अगली कतार की महानायिका के तौर पर लोहिया व्याख्यान के लिए बुलाया। हमारे जैसे लोगों को अपने अतीत पर गर्व तो है, लेकिन अपने भविष्य को लेकर के चिंता है कि हमारी पहचान क्या रह गई। कुछ नहीं रह गई। जैसे सब्जी में आलू, वैसे राजनीति में समाजवादी। कल खाना खाने हम लोग गए थे, तो होटल के लड़के ने 4-5 सब्जियों के नाम बताए। हर सब्जी में आलू था। ऐसे ही आप 4-5 सरकारों के नाम ले लीजिए। 1977 के बाद हर सरकार में समाजवादी थे। और कहिए कि अडवाणी ने तो मीडिया पर कब्जा किया, कल्याण सिंह ने बाबरी मस्जिद गिरवा दी। तुमने क्या किया? तुमने क्या किया? तो कहेंगे आपको मालूम नहीं भाई साहब, स्विस बैंक में हमने खाता खोला, अपनी बेटी, बहू, दामाद और ड्राइवर तक को राज्यसभा, लोकसभा और विधान परिषद में भेजा। सारे आंदोलन को घर के नौकरों में बदल दिया। ये मामूली काम हमने नहीं किया। तो साथियों, संगठन में नई चमक की जरूरत है। कम्युनिस्ट पार्टी कितनी भी गिर गई, लेकिन उसकी पार्टी सेक्रेटरी का दबदबा, 8 बार लोकसभा का मेंबर था सोमनाथ चटर्जी, बड़ा नेता था, बड़ा विद्वान था, समर्पित मार्क्सिस्ट था। लेकिन जब उन्होंने पार्टी से टक्कर ली, तो 8 बार के एमपी को मुट्ठी भर लोगों ने, सेंट्रल कमेटी ने बाहर निकाल दिया और 5 आदमी सोमनाथ चटर्जी के साथ मिल गए। सीपीएम, आरएसएस, बलराज मधोक, बहुत बड़ा नेता उनका हमारे जमाने का, जब पार्टी से बाहर गए तो बाहर ही रह गए। अटल बिहारी वाजपेयी की हिम्मत नहीं पड़ी कि अपने मतभेदों को लेकर के वो बाहर निकले। और हमारे यहाँ अभी आपने कहा राम बाबू कि 4-5 जिलों में पार्टी है, अखिल भारतीय अध्यक्ष
सोशलिस्ट पार्टी यहाँ, सोशलिस्ट पार्टी वहाँ। गरीब की गाय है, जो आवे वही उसको तोड़ ले। खाली लोहिया और जयप्रकाश और गांधी की फोटो और अम्बेडकर कहीं कहीं लगा दी। अब इसमें जो दूसरी चुनौती है वो भारतीय लोकतंत्र को सहभागी बनाने की चुनौती है। भारतीय लोकतंत्र 77 के बाद चुनाव और संसद से तो जुड़ा रहा, लेकिन गांव सरकार और नगर सरकार का जो हमारा सपना है, जो कसौटी है विकेंद्रीकरण, उससे लगातार दूर जा रहा है। कांग्रेसियों ने पहले खुद अपने प्रधानमंत्री के योगदान को नकारा, राजीव गांधी का 73वां 74वां संविधान संशोधन, और अब तो उसकी किसी को याद भी नहीं है। गांव सरकार और नगर सरकार के बिना लोकतंत्र का चौखंबा राज, जिसकी पत्रिका यहां से निकलती थी चौखंबा, यही रावल जी की पत्नी बैठी हैं, आध्यात्म पार्टी को बुला के आपने यहां से चौखंबा निकाला, और समाजवादियों की पहचान में चौखंबा राज एक आदर्शवादी राज्य की कल्पना बना। इसमें दो सवाल हैं। देश को आज लोकतांत्रिक प्रतिपक्ष की जरूरत है, इसमें कोई बहस नहीं है। संसद में, विधानसभा में, मीडिया में, जनता में प्रतिपक्ष की आवाज नहीं के बराबर है। तो उसमें हमारे कई मित्रों का, अनुभवी मित्रों का सुझाव है कि हम जहां पर हैं वहां जो प्रतिपक्ष है, जैसा भी है, जैसे राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस, क्षेत्रीय स्तर पर जहां कांग्रेस नहीं है क्षेत्रीय दल, उनसे हम जुड़े। हमारे मित्र इस हद तक भी जाना चाहते हैं, इस सोच वाले, कि वो ना भी बुलाएं तो हम वहां जाएं, उनको बताएं, उनकी मदद करें। एक ये चुनौती है जिस पर क्या करना है। इसी में दूसरे साथी हैं, वो कहते हैं कि जितने गैर भाजपाई दल हैं उनका हम सुधार करें, डॉक्टर की तरह से। कैसे सुधार होगा? उनको हम जन सरोकारों से जोड़ें, जन आंदोलनों से जोड़ें। जैसे कांग्रेस की एक महामंत्री है, सोनभद्र में आदिवासियों की गोली चला के हत्या की गई, वो जाके समाजवादी लहजे में 3 दिन वहां बैठी रही और देश में हरकत आ गई। जन आंदोलनों से जुड़े, जन सरोकारों से जुड़े, आंदोलन नहीं तो कम से कम सरोकार से जुड़े। दोनों बातें। क्या हम बिना शर्त अपने क्षेत्र में, अपने जिले में, अपने कस्बे में, अपने संगठन में प्रतिपक्ष की मजबूती के जरूरत के लिए बिना शर्त, जैसे हम जयप्रकाश से जुड़े थे, वैसे तो वहां पर गैर भाजपाई खेमा है, खंबा है, उससे जुड़े। दूसरा है कि उनके साथ दूरी घटाएं, लेकिन उनको आंदोलनों से जोड़ें, उनको सुधरने के लिए प्रेरित करें। बिना उसके सुधरने का काम, बिना सुधरे हुए आम लोगों की कसौटी पर ये प्रतिपक्षी दल खरे नहीं उतरे। मैंने ये कागज लिखा राजकुमार जैन जी के आदेश में। मैंने बहुत कोशिश की कि आज की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं के बारे में लिखते समय नरेंद्र मोदी से शुरू करूं और आरएसएस से शुरू करूं, लेकिन बीच बीच में दरवाजा दिमाग में खुल जाता था। 10 बरस, 1 दिन, 2 दिन, 1 घंटा, 2 घंटा, 10 बरस जिनका राज था, जिन्होंने तरह तरह के पैमाने बनाए, जिनमें से बहुतों पर आरएसएस और बीजेपी ने आज कब्जा कर लिया, उसकी चर्चा नहीं करेंगे। इतना हम इतिहास से कट जाएंगे तो लोग कहेंगे तेरी आंख में दोष है, जो सामने है वो तो तू देखता है, जो दूर वाला है, जिसकी परछाई में आज बन रहा है, उसको नहीं देखता है, चश्मे का नंबर बदल दे। तो ये पहला सवाल है। और मैं खत्म करता हूं दूसरे सवाल को ला करके कि वैकल्पिक लोकतंत्र की दिशा में, समाजवादी लोकतंत्र की दिशा में कुछ जरूरी कदम हैं
जो जयप्रकाश ने उठाए थे, लेकिन फिर वो इमरजेंसी के कारण कदम वापस लेने पड़े और हुआ कि किसी तरह से चुनाव करा लो। जब चुनाव हो जाए, तानाशाही खत्म हो तो सुधार का मौका आएगा। अभी तो लोकतंत्र के भवन में ही आग लग गई है, आपको बुझाओ, और वो मौका अब नहीं आ रहा है। और वो ये है कि चुनाव सुधार, दल व्यवस्था में सुधार, लोक संगठनों में प्राण प्रतिष्ठा, गांधी मार्गियों के भी बनाए संगठनों में भविष्य एक प्रश्नवाचक चिन्ह बन गया है। क्योंकि जो नई पीढ़ी के गांधीवादी हैं, नई पीढ़ी के ट्रेड यूनियन वाले हैं, नई पीढ़ी के जो जन संगठनों में लगे लोग हैं, पर्यावरण में, महिला आंदोलन में, वो उसको एक मिशन की बजाय एक करियर की तरह देखते हैं। कुछ और नहीं है जब तक इसी में काम करते हैं। आश्रमों की जमीन बेच रहे हैं, ट्रेड यूनियनों का सौदा कर रहे हैं, लोक संगठन में पुनः प्राण प्रतिष्ठा। और आखिरी और सबसे जरूरी चुनौती है समाजवादी संवाद। ये शैली थी समाजवादियों की, घंटों घंटों की वर्किंग कमेटी मीटिंग से लेकर बड़े बड़े सम्मेलन, और मामूली कार्यकर्ता उठ के नरेंद्र देव लोहिया और जयप्रकाश से सवाल पूछने का नैतिक बल रखता था। और आज तो पार्टी के अध्यक्ष, पार्टी के उपाध्यक्ष की भी नहीं सुनते हैं, आम आदमी की तो बात ही छोड़ दी। सम्मेलन एक जलसा होता है, राजा का जलसा, आया बोला और चला गया, धूल आपके हिस्से में आती है सम्मेलनों में। ऐसे सम्मेलनों को हमने देखा है लखनऊ में, पटना में, दिल्ली में, और पूछा है कि इनका क्या मतलब है। एक नव सामंतवाद आ गया समाजवादी नेतृत्व के स्तर पर। न लोक भाषा, न लोक भूषा, न लोक भोजन, न लोक भवन। जनता से, खासतौर पर साथियों से जितनी दूर रहोगे उतने बड़े नेता कहलाओगे। अरे यार, 5 बार गए तब छठी बार मिलने का मौका मिला, और कागज रख लिया, कहा देखेंगे। भैया नेता बहुत बड़ा है, और उसकी गाड़ी देखो कैसी गाड़ी पर चलता है, और आगे पुलिस पीछे पुलिस, जिंदाबाद जिंदाबाद। और हमने जब राम मनोहर लोहिया को शिविर का उद्घाटन करने के लिए 1967 के जलवे के दौर में बुलाया था, तो डॉक्टर साहब एक एम्बेसडर में, जिसमें 4 आदमी बैठे तो ठीक है, 6 आदमियों के साथ आए, बाकी सब लोग रिक्शा, साइकिल, पैदल, बस से आए। और फिर जब गए उनके घर तो लगा कि किसी एक साधारण शिक्षक के घर गए हैं। सादगी, लोगों से जुड़ने की तमन्ना, लोगों के कंधे पर हाथ रख करके उनको अपने से आगे ले जाने का जज्बा, ये दिखाई नहीं पड़ता। और ये प्रशिक्षण से आएगा, ये बताने से आएगा कि तुम गलत करते हो, सुधारो अपने। अब मित्रों, जहां तक जाति नीति, भाषा नीति और दाम नीति और रक्षा नीति की कसौटी पर हम खड़े उतरे थे, अब आपको 5 नई नीतियों की जरूरत है। 2019 के नजरिए से पहली और सबसे जरूरी है कौमी एकता नीति। ये हिंदू मुसलमान का क्या करना है? 15 करोड़ मुसलमान, 90 करोड़ हिंदू। हिंदुस्तान में पाकिस्तान और मुसलमान को जुड़वा बना के दिखाया जा रहा है, जबकि हिंदुस्तान का मुसलमान 47 के मुसलमान का वारिस है। और जो यहाँ रह गए वो लोग हैं, भोपाल के नवाब से लेकर के अब्बास अली तक, जिन्होंने जानबूझ करके भारत को अपना घर बनाया। शेख अब्दुल्ला से लेकर के और हमारे यूसुफ मेहर अली तक, उनके माथे पर तुम पाकिस्तान मत लिखो। हमें कौमी एकता के लिए कस के आवाज लगाने, इतिहास की गलत समझ का विरोध करना है, कौमी एकता नीति। दूसरा, शिक्षा रोजगार नीति। अभी रमाशंकर ने धमकाया है अनौपचारिक तौर पर कि ये जो समाजवादी आंदोलन के विद्यार्थी नेता थे, शिक्षा और रोजगार पर लड़ते थे 70 के दशक में, अब प्रोफेसर राजकुमार जैन की अगुवाई में सब रिटायर्ड प्रोफेसर हो गए हैं। 1 लाख के आसपास इनकी पेंशन मिलती है।
और इनका अब शिक्षा और रोजगार से कोई ताल्लुक रह नहीं गया। नई पीढ़ी के लोग हमारी बनाई सड़क पर लड़ चलना चाहते हैं। लोकतंत्र का वो था, जैन साहब ने नारा दिया था, हम लोग फैले थे पूरे भारत में, खुला दाखिला सस्ती शिक्षा, लोकतंत्र की यही परीक्षा। हम लोग जब छात्र संघों के अध्यक्ष बनते थे, सेक्रेटरी बनते थे, तो कॉलेज हो विश्वविद्यालय हो, गरीब लड़के लड़की को यकीन रहता था कि सीटें तो बढ़ के रहेंगी, अंग्रेजी के फेल लड़के लड़कियों के लिए मौका मिलेगा, गरीब बच्चों का वजीफा बनेगा, ये हमारी पहचान थी। और आज 4.5 करोड़ विद्यार्थी हैं भारत में, 4.5 करोड़, 50,000 कॉलेज हैं, 900 विश्वविद्यालय हैं। कितना काम बढ़ गया और पहुंचने के कितने तरीके बन गए, कितने आंदोलन चल रहे हैं। जेएनयू और हैदराबाद से लेकर के बीएचयू और इलाहाबाद तक, शिक्षा और रोजगार नीति। तीसरी है जल नीति। पानी पानी पानी, पानी ज्यादा बरसे तो गड़बड़, पानी कम बरसे तो गड़बड़। पीने के पानी से लेकर सिंचाई का पानी। लोहिया से 67 में पत्रकारों ने पूछा कि कोई एक नीति बनाओ जो देश के लिए जरूरी है, तो लोहिया ने 30 सेकंड का भी समय नहीं दिया कि अगर एक नीति चाहिए देश को बनाने के लिए तो वो है पानी नीति। छोटी सिंचाई, पीने का पानी, इन दो के बीच में हिंदुस्तान के मर्द और औरत की जिंदगी फंसी रहती है। और आज कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान के बड़े शहरों में 2030 के बाद पानी का संकट होगा। अच्छा किया आपने यहाँ पानी नहीं रखा। जहां जाइए बोतल का पानी, पानी का व्यवसायीकरण, पानी का दाम। जल नीति। चौथा है ऊर्जा नीति। ऊर्जा कैसे पैदा होगी इस पर चुप्पी है। कोयला खत्म हो रहा है, न्यूक्लियर एनर्जी खतरनाक है, वायु ऊर्जा, जल ऊर्जा, बायो ऊर्जा, ये किताबों में है, विश्वविद्यालय में है, जमीन पर दिखाई नहीं पड़ती। और बिजली सब जगह चाहिए। राजा के घर में है तो हमारे घर में क्यों नहीं होगी। और अब तो साधारण लोग भी गर्मी में उत्तर भारत के घरों में एसी नहीं तो कूलर लगाना चाहते हैं। ऊर्जा नीति। और आखिर में, लेकिन ये कम जरूरी नहीं है, नर नारी समता नीति। औरत आगे बढ़ रही है, इस पर तो सबका दावा है, लेकिन औरत को पीछे से कितने हमले झेलने पड़ रहे हैं इसको कोई देख नहीं रहा। जब रोजगार विहीन विस्तार हो रहा है तो औरत को तो सबसे बाद में काम मिलेगा। राजनीति में औरत की जगह नहीं बन रही है जब तक कि वो बहू बेटी या बीवी ना हो। दिल ही नहीं चौड़ा हो रहा। हाँ, सिनेमा की स्टार अगर औरत है तो तृणमूल की ममता से लेकर समाजवादी के मुलायम तक सबकी वो पहली पसंद हो जाती है। लेकिन वो बंजर जमीन है ये औरतें, ये किसी और को पैदा नहीं करती, किसी और से जुड़ती नहीं है। ये खाली प्रतीक है औरत के आंदोलन से नहीं है, औरत की शक्ति का कोई विस्तार नहीं है। तो साथियों, आज हमें तात्कालिक कर्म के तौर पर प्रतिपक्ष के दलों का हमारा क्या रिश्ता हो, हम कितनी दूर तक उनके साथ चले, ये सवाल, और कैसे हम उनको आंदोलनों की धरती से जोड़े, आंदोलनों की खुशबू से सत्ता की बदबू को दूर करें, ये दोहरी जिम्मेदारी है। और दूसरी तरफ समाजवादी विचार को, समाजवादी सिद्धांत को, संगठन को और कार्यक्रम को एक नई चमक दी। मुझे पूरा यकीन है, मैं 5 साल से गवाह हूं इस प्रयास का, कि अगर आप थोड़ा धीरज रखेंगे और लगातार सक्रियता बनाए रखेंगे तो अगर 85 बरस के कल्याण जैन को यकीन है तो 25 साल के नौजवानों को, तुम लड़के लड़कियों को तो जरूर यकीन होना चाहिए। हमारी बैठक में 35 साल से नीचे कितने लोग हैं? हाथ उठाएं। 35 साल से नीचे। आप तो 35 साल के नीचे भी हैं, हाथ उठाना आप भी हैं। ये तादाद
एक चौथाई है, इसको अगले सम्मेलन तक कम से कम आधा करने की जरूरत है, क्योंकि उनको सौंपना है। भोला मन जाने अमर मोरी काया। हम जो 65 के उस पार हैं वो सब बोनस की जिंदगी जी रहे हैं। अक्सर सवेरे जब फोन आता है मित्रों का तो मैं डरता हूं फोन रिसीव करने में। भाई साहब वो गुजर गए, 5 बजे निगमबोध घाट पहुंच जाना, कभी भी हो सकता। अगर आप जैन साहब दोनों, कल्याण भाई और राम बाबू शर्मा की मदद से राजकुमार जैन जी जांच करो कि 67 के सम्मेलन में जो समाजवादी युवजनों के नेता थे आज उनमें से कितने जिंदा हैं, तो सूची बहुत छोटी हो जाएगी। 80% तो कल्याण भाई नहीं है, उनकी याद है लेकिन वो नहीं, और उनमें से बहुतों ने अपना वारिस भी नहीं बनाया, अपने बाद की कतार को पैदा नहीं किया। उसे एक बहुत बड़े नेता ने कहा, जो इंदौर सम्मेलन का नेता था, कि मैं तो बांझ मर रहा हूं। हमने कहा भाई साहब ऐसा क्यों कहते हैं? कहा नहीं हमको बहकाओ मत, मैं फंसा रह गया इस राज्यसभा राज्यसभा लोकसभा के उसमें, मैं समय नहीं दे पाया कि बचे बाद में कोई। हम कम से कम वो गलती नहीं करें। अगर मेरी अक्ल मुदेगी और मुदेगी तो लोग पूछेंगे कि तुमने अपनी जिंदगी के आखिरी 5 साल क्या किया, तो मैं कहूंगा कि हर साल समाजवादी समागम में गया और हर साल 10, 5, 15 नौजवानों को जोड़ा और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए अपनी अनुभव की रोशनी में कुछ योगदान करने की कोशिश की। क्योंकि जब मरोगे आप साथी हो तो कोई नहीं कहेगा कि करोड़पति मर गया, विधायक मर गया, अध्यापक मर गया, किसान नेता मर गया, मजदूर नेता मर गया। आपकी आखिरी पहचान होगी कि एक समाजवादी की शव यात्रा। उसका भी ख्याल रखो आप बुजुर्ग साथी हो, और थोड़ा मौका दो, नई पीढ़ी के जज्बे को सलाम करो, और दिल्ली और बंबई और बंगलोर से नीचे का जो हिंदुस्तान है, इंदौर का, बनारस का, शिमोगा का, उसके साथ और ज्यादा से ज्यादा जुड़ो। आपने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत धन्यवाद।